Hello everyone, welcome to Ambition Study Center's online class. Today we will continue the lesson chemical reaction and equations. Yesterday we have been learn about chemical reactions and what do you mean by reactant and what do you mean by product. Then after हमने पढ़ा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शन की वो उसके बारे में हमने जाना था, लाइक इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, देन आफ्टर चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देन आफ्टर हमने एक चीज़ और ध्यान में रखी थी कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो किस तरीके से होता है, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि दो एक्वस सॉल्यूशन के मिक्सिंग होने पे बनता है, रिएक्ट होने पे तैयार होता है। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़े थे। और एक चीज़ आपको मैंने ध्यान देके बोला था कि जो आप 9th स्टैंडर्ड में, प्रीवियस स्टैंडर्ड में जितना भी जो बेसिक टॉपिक है वो आपको पढ़ के आना था रिलेटेड टू द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कंपाउंड, हाउ दे फॉर्म, हाउ देयर क्रिस क्रॉस वैलेंसीज फॉर्म, ये सारी चीज़ों का आपको सबको पढ़ के आना था। आई होप कि आप सभी ने पढ़े भी होंगे और जिन अच्छे बच्चों ने पढ़े हैं उनको ये जो आज का टॉपिक है वो और आसानी से समझेगा, बिकॉज ऑफ कि अब यहाँ पर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कंपाउंड्स को या फिर एलिमेंट को उसके केमिकल फॉर्मूला में हम लिखते हैं, लाइक देयर सिंबल्स में हम लिखते हैं, उसके डेफिनेशन भी मैंने पिछले क्लास में आपको कराई थी। ठीक है, तो अभी आज हम शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ में जो कि है केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन आपने जो मैथ्स में पढ़े थे कि जिसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है, सेम यहाँ पर भी होगा। केमिकल रिएक्शंस का जो हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे मीन्स द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and the formula of new substance involved in it is known as the chemical equation। किसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन? ध्यान से सुनो। केमिकल इक्वेशन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का जिसमें हम उन केमिकल कंपाउंड को या फिर केमिकल एलिमेंट को उनके सिंबल्स के फॉर्म में शो करते हैं और जो नया प्रोडक्ट बनता है या फिर नया कंपाउंड तैयार होता है उसका भी हम क्या लिखते हैं? केमिकल फॉर्मूला। उसका भी हम क्या लिखते हैं? केमिकल फॉर्मूला, जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। दरअसल ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने मैथ्स में काफी अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इक्वेशन ये वर्ड का मीनिंग भी आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको सारा क्लियर होगा। आफ्टर दैट यहाँ पर केमिकली जो रिएक्शंस कैरिड आउट होती है उनको कौन से फॉर्म में लिखना? सिंबल्स के फॉर्म में। लाइक अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम शो करेंगे, हाइड्रोजन को हम शो करेंगे सिंबल एक्स के साथ में। अगर बेरियम है, बेरियम को शो करेंगे Ba ये सिंबल के साथ में। आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी वो अच्छे से पढ़े ही है ना। उसके बाद में 9th स्टैंडर्ड में अगर आपने पढ़े होंगे, 9th स्टैंडर्ड का आप अगर रिवाइज करके आए होंगे तो आपको ध्यान पे होगा कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो जो एक केमिकल कंपाउंड है जो कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? H2SO4, H2SO4। तो इस प्रकार से ये जो जितने भी सिंबॉलिक फॉर्म है उसके फॉर्म में और फॉर्मूला मतलब H2SO4 उसका क्या बन गया? केमिकल फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। एक बार फिर से हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखो, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। अब बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की ओर। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया लाइक जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। हम पढ़ेंगे कि इसको इसे कैसे पढ़ेंगे? जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इनको जब हम पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इनको ये जो वर्ड इक्वेशन है ये वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है इसलिए हम इसको कहेंगे वर्ड इक्वेशन। ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन के सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए हमको पहले इन जो वर्ड में जो लिखे वाले सब्सटेंस है या फिर रिएक्टेंट है इनको उनके सिंबल में देख लेना पड़ेगा। जैसा जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? H2SO4। आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट बन रहा लाइक जिंक सल्फेट, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा लाइक
जिंक सल्फेट, तो उसको हम किससे शो करेंगे जिंक सल्फेट को, ZnSO4। अब ये SO4 कैसे बना, ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। सल्फेट को हम शो करते हैं SO4 जिसमें ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स, आफ्टर दैट सल्फर का 1 मॉलिक्यूल, और जिंक सल्फेट बनने के कारण जिंक का 1 मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट है अभी फिलहाल में, ठीक है। वो प्रोपोर्शन डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर में जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, जो आगे में हम पढ़ेंगे, और जब हम बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पूरा डीप में पढ़ेंगे आएगा वो, ठीक है। उसके बाद में जो चौथा हमारा यहाँ पर एलिमेंट है वो कौन सा है, सब्सटेंस कौन सा है, हाइड्रोजन, जिसको हम शो करते हैं H के साथ में, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको हम शो करेंगे H के साथ में, ठीक है ना। और ये जो हाइड्रोजन है इसको हम शो करेंगे H के फॉर्म में। देन आफ्टर अभी देखो ये सिंगल जो रहता है ये डायटोमिक फॉर्म में रहता है तो H2 आएगा उसका हाइड्रोजन का, ओके। उसके बाद में अभी ये जो है ये सिंबल का यूज करके इस वर्ड इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन में लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल्स के फॉर्म में। लिखो फिर इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर इन केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो Zn प्लस H2SO4 gives Zn plus H2SO4 gives क्या देगा वो, जिंक सल्फेट मिल रहा है, मतलब कि ZnSO4 प्लस H2 मतलब कि हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला, या फिर इसको केमिकल इक्वेशन भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसको हम केमिकल इक्वेशन भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने कल के भी क्लास में पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में, और अभी भी मैं बता दे रहा हूँ, जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है जिसको हमने वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाते हैं, मतलब ये इतना पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, जो कि कंबाइन होके क्या करते हैं, रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं, जो कि कंबाइन होके क्या करते हैं, रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं। और जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया सब्सटेंस हमें मिलता है, उनको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, जो कि प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है, ये हो गया। उसके बाद में जब हम इन सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे उनको कुछ नोट याद में रखना है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसा आपका पहला नोट है कि इन केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम कोई केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो जो रिएक्टेंट है वो कौन से साइड में लिखा जाता है, हमारे रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, while the product are written on the right hand side। और जो प्रोडक्ट है वो कौन से साइड में लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में। प्रोडक्ट कौन से साइड में लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में, आपको दिख भी रहा है वो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है एन एरो दिख रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने में, जो कि हेडेड टुवर्ड क्या है, जो कि किसकी तरफ मुड़ रहा है, वो प्रोडक्ट की तरफ। मतलब जब हम जिंक और H2SO4 को रिएक्ट कर रहा है, तो जब दोनों का मिक्सिंग हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वहां पर क्या होगा, जो एरो देके हम बताएंगे कि सामने वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट रहेगा, वो सामने वाला जो सब्सटेंस जो भी तैयार होगा वो क्या रहेगा, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो वही बताया गया है, एन एरो हेडिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट इज ड्रॉन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि वो किसके बीच में लिखा जाना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसके बीच में लिखेंगे हम उसको, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट, इफ रिएक्टेंट आर 2 और मोर, जब कोई केमिकल रिएक्शन में अगर दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, देन दे आर लिंक अप विथ, लिंक अप का मीनिंग होता है कि जुड़ना उसके साथ में, एक दूसरे के साथ में वो क्या रहना, जोड़ना। तो दे आर लिंक अप विथ प्लस साइन दिख रहा है आपको, ये वाले एग्जांपल अगर हम कंसीडर करेंगे, अगर हम ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो देखो जिंक प्लस H2SO4 दोनों भी दो रिएक्टेंट है यहाँ पर, जो कि कौन से साइन के साथ में जोड़े गए हैं, प्लस साइन के साथ में। हम यहाँ पर प्लस के जगह पे माइनस या फिर मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे, है ना, माइनस या फिर मल्टीप्लाई के साइन से जोड़ेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे,
प्लस साइन का, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरली और प्रोडक्ट आर टू और मोर देन दे आल्सो लिंक अप विद प्लस साइन। और अगर कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट ऐड होने के कारण एक ही प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन समटाइम्स 2 और 3 प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। जैसे हम फर्दर जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा आपको कि कुछ कुछ रिएक्शन में क्या होगा कि एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब रिएक्टेंट सिंगल रहता है और प्रोडक्ट 2 आगे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सो Zn प्लस H2SO4 ये रिएक्टेंट है जो कि लिंक अप है प्लस के साइन से। और जब हम प्रोडक्ट भी तैयार करें तो वहां पर भी क्या होगा कि जो ZnSO4 है, मतलब कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन गैस जो है ये दोनों भी कैसे मिले हमको, कैसे मिले, 2 अलग अलग फॉर्म में मिले, जो कि किसके साथ में लिंक है, प्लस के साथ में लिंक है। कौन से साइन के साथ में लिंक है, प्लस साइन के साथ में लिंक है। तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। मैं ये 2 जो पॉइंट है ये शॉर्ट में रिवाइज करा था, देखो द सब्सटेंसेस व्हिच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज अ रिएक्टेंट, कल भी बताया था, अभी भी अपन ने ध्यान में दिए, जिसको जो सब्सटेंसेस रिएक्ट होंगे या फिर कंबाइन होंगे जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन में उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। इसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। ओके, अब उसको याद रखिए, कोई डाउट है आपको, याद रखिए कोई डाउट है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। उसमें कैसे आप लिखेंगे केमिकल इक्वेशन को ये भी पता चल गया आपको। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हमने रिएक्टेंट क्या होता है और रिएक्टेंट के साथ साथ में प्रोडक्ट क्या होता है वो भी पढ़े। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक हम लेंगे यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जिंक डस्ट का, हम लेंगे रिएक्शन का जो पार्ट है उसमें कॉपर सल्फेट और जिंक डस्ट का। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको ये डेफिनेशन पर भी लिखाई, ठीक है। देखो कॉपर सल्फेट और एक्स्ट्रा एग्जांपल है आपका, एक्स्ट्रा एग्जांपल है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट गिव्स, क्या मिलेगा, देखो कॉपर सल्फेट और जिंक डस्ट ये दोनों जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा हमारा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, क्या तैयार होगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहली स्टेप कि हमको उनको जो वर्ड में जो सब्सटेंस दिए हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए उसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल्स के फॉर्म में, उनके केमिकल फॉर्मूलाज के फॉर्म में। सो यहाँ पर मैं अभी ये इस तरीके से मैं लिखते हुए डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म लिखता हूँ केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। देखो क्या आएगा फिर इसका केमिकल इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म, कॉपर सल्फेट को डिनोट करते हैं हम CuSO4 के साथ में। उसके बाद में जो जिंक डस्ट है इसको हम लिखेंगे Zn के फॉर्म में। जब ये रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को शो करते हैं ZnSO4 किसके साथ में, ZnSO4 से प्रोडक्ट बन रहा है ना। उसके बाद में कॉपर जो है वो अलग निकल जाएगा, मतलब Cu क्या रहेगा आपका, अलग निकल जाएगा। ध्यान में आ रहा है, तो ये बन गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी बच्चे पहले अपनी अटेंडेंस लगा देंगे, आपको अटेंडेंस आपके क्लास में 3 से 4 बार लगाते रहना है, तभी जाके माना जाएगा कि आपने पूरा क्लास अटेंड किया है। आपको बराबर देखो पहले 10 मिनट में पहले आते बराबर अटेंडेंस लगाना है, पहले 10 मिनट में, उसके बाद में आफ्टर 30 मिनट अटेंडेंस लगा लेना है आपने। फिर जब 45 मिनट्स पे हम पहुंचेंगे तब, और एक एट द एंड ऑफ द सेशन। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको 3 से 4 बार अटेंडेंस लगाते रहना है। और अभी इतना जो पार्ट है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इतने पार्ट का आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बढ़ते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन एंड स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस ये वर्ड ही मतलब बताता है हमें कि जो केमिकल इक्वेशन है उसमें
एक प्रॉपर प्रोपोर्शन या फिर प्रॉपर उसका एक एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ एटम्स, ये बैलेंस रहने होना, ठीक है, स्टेबल रहने होना, ठीक है ना। तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहता है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। मतलब कि हम अब जब केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड्स में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के रहने होना, तब जाके हम कहेंगे कि वो जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एटम्स इन द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड must be equal to the number of atoms of the element in the product side। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड, ध्यान से सुनो कि जितने नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट के या दो एलिमेंट के एक रिएक्टेंट के साइड में रहेंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कोई एलिमेंट के प्रोडक्ट की साइड में भी होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे Zn plus H2SO4 गिव्स, पढ़ेंगे कैसे, जिंक, और Zn plus H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। अब इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें बैलेंस फॉर्म में है या नहीं। Zn के सामने कोई भी एक कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब वहां पर कितने मॉलिक्यूल्स है Zn के, 1। देखो जो ये मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स है ये हम कोएफिशिएंट के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं या फिर ऐसा सफिक्स में भी दे सकते हैं नीचे में, ठीक है। उसके बाद में ये जो है कि सब्सक्रिप्ट में भी दे सकते हैं उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, या फिर नंबर ऑफ एटम्स उसको कहेंगे हम। आफ्टर दैट 1 है Zn का, इधर साइड कंपेयर करो, इधर में भी Zn के 1 ही एटम्स है। आफ्टर दैट हम आते हैं H2SO4 में, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यहाँ पर भी 2 ही एटम्स है ना। आफ्टर दैट SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के है 1, ऑक्सीजन के भी है, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंपेयर करना है हमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है कॉमन 4 मतलब कि ये जो इक्वेशन है आपका ये क्या है, बैलेंस फॉर्म में। बैलेंस फॉर्म में है, उसका उल्टा हो जाएगा अनबैलेंस फॉर्म। मतलब कि अगर हमको बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन अगर हमें समझना है, तो हमें पता रहने वाला कि कौन से फॉर्म में रहेगा वो इक्वेशन। तो कौन से फॉर्म में रहेगा, नॉर्मली अनबैलेंस फॉर्म में। जब अगर कोई वेट ही बराबर नहीं है तो उसी को बैलेंस करेंगे, जो ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में उसको कुछ करने की आवश्यकता है कि हमें नहीं है। देखो फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कि काफी क्लियर है इसका, जब रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट है वहां पर अगर नंबर ऑफ द एटम्स इक्वल नहीं होंगे टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, तो वहां पर वो जो इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन साबित होगा, अनबैलेंस इक्वेशन। आपको डेफिनेशन दिख भी रही है, इफ द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटम्स इन ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट, द केमिकल इक्वेशन इज देयर नॉट बैलेंस। जो केमिकल इक्वेशन रहेगा वो क्या नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा। लाइक एग्जांपल है आपका Fe plus H2O, मतलब कि जब आयरन के फिलिंग किसके साथ में रिएक्ट होते हैं, वाटर के साथ में, तो वहां पर क्या तैयार होगा, Fe3O4 प्लस H2। और यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे ये कैसे बना, ये आपको अभी पूछना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर अभी सिर्फ बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। वो जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे या फिर बिफोर दैट भी आपने पढ़े, उनकी बैलेंसेस जो क्रिस क्रॉस बैलेंसेस है वो वहाँ पर रिएक्ट होती है, वो वहाँ पर कंबाइन होती है, इसीलिए वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। तो वो बात की बात है, पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर हमको सिर्फ बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग दो चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अनबैलेंस देखो अभी Fe के रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स या फिर कितने एटम्स है, 1, प्रोडक्ट साइड में 3 बोला मैंने, सब्स्टिट्यूट में भी लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स को। हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पर भी 2 है, चलो ठीक है वो बैलेंस है। लेकिन Fe के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो एटम्स है वो इक्वल नहीं होने के कारण ये जो इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है ये क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है। ये क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है।
अब हम बार बार बोल रहे हैं कि बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है, क्यों जरूरी है? आपने 9th स्टैंडर्ड में प्रीवियस क्लास में एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एक लॉ पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास का। वो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि द मास ऑफ एन एटम और एलिमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि कोई भी एलिमेंट का या कोई भी एटम का जो मास है वो हम तैयार नहीं कर सकते और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन में। मतलब कि अगर हम ये इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, हम जब ये इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो उस पे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है रिएक्टेंट के वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। ध्यान में आ रहा है? वही उसका मीनिंग है कि द नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, इसका मीनिंग क्या है कि टोटल मास ऑफ reactant must be equal to the total mass of प्रोडक्ट। इसका मीनिंग ये भी होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट को। मतलब टोटल नंबर और दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट in reactant equal to total number of atoms of element in product. Total number of atoms of element in reactant is equal to total number of atoms of element in product. ये है इसका मीनिंग, इसीलिए हम उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, ध्यान में आ रहा? अभी ये रीजन समझ में आ रहा? ये था आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और उसके लिए क्या रीजन है वो। ठीक है ना? अब हम बढ़ते हैं स्टेप्स। पहले हम स्टेप्स के बारे में एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में एग्जांपल जब हम करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से वो स्टेप्स अप्लाई होती है, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कैसे उसका फिजिकल स्टेट लिखते हैं, कैसे उसका जो केमिकल इक्वेशन का बैलेंस फॉर्म है वो कैसे तैयार करते हैं, ये सारी चीजें उसका आपको क्लियर हो जाएगी। पहले बढ़ते हैं स्टेप्स की ओर। स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सभी जन ध्यान देंगे, इधर में काफी आसान है समझने में। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज अगर ध्यानपूर्वक सुने तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे स्टेप्स अगर लिखकर नहीं दिए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो लिखकर दे रहा हूँ उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि शाइन नहीं कर रहा हूँ, क्लियरली दिख रहा हूँ आपको। ठीक है, द राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में जब अपन ने केमिकल इक्वेशन पढ़े थे तो आपको वो जो इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में लिखा था, वर्ड इक्वेशन में। तो आपको जब क्वेश्चंस भी आएंगे तो जनरली आपको डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देते हैं, आपको एक वर्ड इक्वेशन देते हैं। क्या देते हैं? एक आपको वर्ड इक्वेशन देते हैं, मतलब वर्ड्स में लिखा हुआ रहता है। जैसे कि आपने लिखे थे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ऐसा था वो। उसको हमने फिर केमिकल इक्वेशन में लिखे थे। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो वर्ड इक्वेशन है उसको किसके फॉर्म में लिखना है? केमिकल इक्वेशन, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में। वेरी इजी स्टेप। सेकंड स्टेप पे देखो क्या बोले, चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब कि सपोज अगर एक इक्वेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो उन सभी एलिमेंट का हमको क्या चेक करना है? नंबर ऑफ द एटम्स चेक करना है। क्या चेक करना है? नंबर ऑफ द एटम्स वहां पर हम चेक करेंगे और देखेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं। मतलब हम जब नहीं क्या सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ पर मैंने इक्वेशन नहीं लिखा है, लेकिन जब हम कोई एग्जांपल लेंगे और इसका इक्वेशन लिखेंगे तो हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मतलब राइट हैंड साइड, और देखेंगे कि दोनों के जो रिएक्टेंट है वो बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तो उसको आगे में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं है बैलेंस तो फिर हम फॉलोइंग स्टेप फॉलो करेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या कहती है, देखो, स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड। लुक एट हियर, स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू कर देना है, वो प्रोसेस शुरू कर देनी है
फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब देखो, जैसे कि आप एक केमिकल इक्वेशन लिखते हो या फिर केमिकल रिएक्शन लिखते हो, तो वहां पर एक ऐसा कंपाउंड तैयार होता है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। लाइक हम अगर यहाँ पर बात करेंगे अभी Fe plus H2O, ध्यान दो, Fe plus H2O gives Fe3O4। मतलब यहाँ पर ये जो Fe3O4 है, ये ऐसा कंपाउंड है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। Fe के 3 एटम्स प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? ये वाले कंपाउंड के साथ में। पहले इसको बैलेंस करने को देखेंगे टू द रिएक्टेंट साइड। ध्यान में आ रहा है? टू द रिएक्टेंट साइड ये बोला गया, स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड which contain the maximum number of atom, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम उसमें कंटेन करते हैं वो एलिमेंट, उनको सबसे पहले कंसीडर करना है हमें। ठीक है, आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर ये जो स्टेप है ये सिर्फ एक ही स्टेप में नहीं होगा, जितने नंबर ऑफ टाइम वो अनबैलेंस होते रहेगा, जब तक के वो जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं हो जाता, तब तक के हमको उन एलिमेंट को क्या करना है? बैलेंस करते चलना है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, तो वहां पर हमें देखने मिलेगा कि कभी कभी अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ में क्या रिएक्टर क्या मिक्स है, यहाँ पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन के साथ में क्या मिक्स है? फेरस, मतलब कि आयरन Fe। तो हो सकता है कि ये अनबैलेंस हो जाए पहले बैलेंस होने के बावजूद, तो फिर उसको भी फिर बाद में हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। अगर वैसे करते हैं जैसा कि यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, तो हम फिर क्या करेंगे? हाइड्रोजन को भी करेंगे। मैं ये एग्जांपल के साथ में भी कराऊंगा आपको, अभी थोड़ा बता दे रहा है, ये स्टेप समझा रहा है इसलिए ध्यान में आ रहा है। हाँ, उसके बाद में फोर्थ स्टेप क्या आएगी? जब हम पूरा बैलेंस कर लेंगे कंप्लीट, तो फोर्थ स्टेप क्या आएंगी? राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन अगेन। हमको फिर लास्ट में क्या लिखना है? बैलेंस, जो फाइनल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है वो हमें लिखना है। एंड स्टेप फिफ्थ क्या लेंगी? टू मेक एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हमें क्या करना है कि एक इक्वेशन को और ज्यादा मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में बनाने के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए राइट द सिंबल ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट लाइक गैसियस फॉर्म में वो सब एलिमेंट, या सॉलिड फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में, या फिर एक एक्वस फॉर्म भी होता है जो कि लिक्विड के थोड़ा मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म में वो जो है हम बता सकते हैं। इज इट क्लियर अप टू दिस? कोई डाउट है यहाँ तक के? आई होप आपको पूरी स्टेप्स भी समझ में आ गई। आपको स्टेप्स लिखना जरूरी है, जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको स्टेप्स लिखते चलना है, स्टेप्स लिखते चलना है, बार बार बताना। ठीक है, पहले इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अभी हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तो चलो अभी बढ़ते हैं आगे। हम अभी एग्जाम्पल के ऊपर से समझ के लेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखो आपके सामने एग्जाम्पल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट और वाटर। इसको हमको करना है बैलेंस इक्वेशन करना है इसको। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन करने में जो हमारी स्टेप 1 थी वो थी आपकी, जो स्टेप 1 थी बैलेंस इक्वेशन की, वो क्या थी? पहली स्टेप थी, क्या थी हमारी पहली स्टेप? कि हम क्या करेंगे, ये जो सब वर्ड इक्वेशन है इसको कौन सी इक्वेशन में लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। पहली स्टेप, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। तो चलो लिखते हैं हम इसको गिवन वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे डिनोट करते हैं? NaOH। ध्यान में रखना पड़ेगा अब ये कैसे बना, कहाँ से आया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका नाम वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम डिनोट करते हैं H2SO4 के साथ में, H2SO4 के साथ में। आफ्टर दैट क्या मिलेगा हमें? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का रहेगा फॉर्मूला Na2SO4 प्लस वाटर का है, आपको भी बताइए H2O, वाटर का क्या है
H2O। समझ में आ रहा? तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या कहती है? सेकंड स्टेप आपको देखो स्टेप्स याद करना पड़ेगा। देन आफ्टर जो जितने नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करेगा वो स्टूडेंट उसको जमेंगे ये सारा करना, नहीं तो फिर एक बार ही देख लिए समझ लिए और हो जाएगा, उनके लिए नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या था पॉइंट की कंपेयरिंग द बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मींस हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इक्वल है या नहीं नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो देखो क्या करेंगे, ट्राई टू नहीं ऑन कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स, जैसे मैंने आपको लिखा था उस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेक वेदर द, हाँ ऐसे लिखेंगे हम कि चेक वेदर द केमिकल इक्वेशन, में इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा है, आप जब लिखोगे तो आपको फुल इसमें लिखना पड़ेगा। चेक वेदर द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ, ये देखो जो मैं जितने भी यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे सिंबल, जो शॉर्ट में नाम लिख रहा है नंबर ऑफ इक्वेशन, ये आपको फुल फॉर्म में लिखना है पूरा। ठीक है। कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, ऐसा लिखना पड़ेगा एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स on both sides, मतलब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है वो बैलेंस है या नहीं। किस तरीके से चेक करेंगे? बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन बोथ द साइड में, दोनों साइड्स में, मतलब कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों भी साइड में जो नंबर ऑफ द एटम्स है उन कंपाउंड के, उन एलिमेंट्स के, वो इक्वल है या नहीं। सो हम पहले लिखेंगे कि इक्वेशन लिख लेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या है तुम्हारा, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। अब यहाँ पर देखो कैसे हम बनाएंगे इसको, एलिमेंट्स, आई होप आपको दिख रहा होगा, उसके बाद में एलिमेंट्स के बाद में आएगा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, और दूसरा आएगा नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है। क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे जितने भी ये रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उसके बाद में नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट लिखते हैं। देखो फर्स्ट पहला एलिमेंट है सोडियम Na, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन, उसके बाद में है सल्फर, उससे ज्यादा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। हाँ देखो अभी रिएक्टेंट साइड पहले कंपेयर करेंगे, सोडियम के कितने एलिमेंट है, 1, कितने एटम्स है सोडियम एलिमेंट के कितने एटम्स है, 1, उसके बाद में ऑक्सीजन के कितने हैं, ये OH के साथ में 1 और ऑक्सीजन में SO4 के साथ में 4, मतलब कि इन टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद में हाइड्रोजन के 1 और यहाँ पर 2, सो ये हो गए 3, और सल्फर के होंगे 1, सल्फर का कितना है फिर से 1। इन द प्रोडक्ट साइड सोडियम के 2 एटम्स, सल्फर के है 1, ऑक्सीजन के 1, और ये इधर में भी 5, और हाइड्रोजन के यहाँ पर है 2, हाइड्रोजन के क्या है 2। तो इस पर से जब हमने कंपेयर करे, जब हमें कंपेयर करें तो हमें सोडियम के जो एटम्स है वो अनइक्वल दिखाई पड़ रहे हैं, और किसके एटम्स अनइक्वल दिखाई पड़ रहा है, हाइड्रोजन के। तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा कि सोडियम और हाइड्रोजन के एटम्स को क्या करना है, दोनों साइड में इक्वल लाना है। सोडियम और हाइड्रोजन के एटम्स को क्या लाना है, हमें इक्वल लाना है। सो कम टू द थर्ड स्टेप।
थर्ड कम टू द थर्ड स्टेप, स्टेप 3। क्या थी हमारी स्टेप 3? याद करो क्या थी हमारी स्टेप 3? स्टेप 3 क्या थी कि अभी यहाँ पे हमको बैलेंस करना शुरू करना है इक्वेशन को बाय कंसीडरिंग द कंपाउंड हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन दैट कंपाउंड। मतलब कि हमें ऐसा कंपाउंड कंसीडर करना है बैलेंसिंग करते वक्त जो कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, उसको हमको पहले कंपेयर करना है। तो हम अभी पहले इस इक्वेशन के ऊपर से कंपेयर करके पहले लिख लेता हूं मैं, स्टार्ट बैलेंसिंग द एन इक्वेशन, स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन by considering the compound which contains maximum number of atoms in it। मतलब कि हमें ऐसे कंपाउंड को पहले प्रेफर करना है जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। तो हम आएंगे वो इक्वेशन की ओर, फिर से किसकी ओर आएंगे? उस इक्वेशन की ओर। देखो यहाँ पर वो इक्वेशन को देखो, NaOH जो कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, वो जो कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स क्या है? कम है। H2SO4 में देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम, इन टोटल बन गए 7। उसके बाद में Na2SO4 को भी देखो, सोडियम के 2 एटम्स, सल्फर का फिर से 1 और ऑक्सीजन के 4। मतलब ये जो दो कंपाउंड है इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ये जो दो कंपाउंड है इनमें क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तुम इनमें से कोई भी एक कंपाउंड लेके क्या कर सकते हो? बैलेंसिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, या तो H2SO4 भी ले सकते हैं आप, या फिर Na2SO4 के भी साथ में जाके आप बैलेंसिंग शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? Na2SO4 को कंपेयर करेंगे सबसे पहले। मैं यहाँ पर क्या करके दिखा रहा हूँ? Na2SO4 को आपको जब आप करोगे तो आपको किसके साथ में करना है? घर पे H2SO4 को पहले लेके करना है, आएगा वो, लेकिन आपको करके देखना है वो। ठीक है, मैं लेता हूँ Na2SO4। सो पहले लिख लेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेंगे। फर्स्टली we consider Na2SO4 which having maximum number of atoms। ठीक है, इसमें क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है ना? विच हैविंग और विच कंटेन भी लिख सकते हैं, कंटेन थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सो हमने क्या सिलेक्ट करे? हम क्या कंसीडर करें? Na2SO4। अब देखो, एक रिएक्टेंट साइड में जितने Na के वाले कंपाउंड है, मतलब सोडियम वाले कंपाउंड है, वो देखना पड़ेगा, और एक प्रोडक्ट साइड में देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है हमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। किसको बैलेंस करना है हमें? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे Na कंसिस्ट है वो रिएक्टेंट साइड का लेंगे एलिमेंट, और जहाँ पर प्रोडक्ट में भी जहाँ पर Na कंसिस्ट है वो वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। क्या कंपेयर करेंगे फिर? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट NaOH। किसको कंपेयर करेंगे? NaOH। और इसके बाद में इन प्रोडक्ट किसको कंपेयर करेंगे? हम किसे कंपेयर करेंगे? ध्यान दो, Na2SO4। देखो इनिशियली, मतलब कि पहले की रिएक्शन में इनिशियली NaOH में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे Na के?
1। Na के नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 1, क्योंकि हम यहाँ पर किसको बैलेंस कर रहे हैं सबसे पहले सोडियम को, सोडियम के एटम को बैलेंस कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने थे यहाँ पर 1 और Na2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 2। सो अगर हमें रिएक्टेंट साइड में अगर Na के एटम अगर 2 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा टू बैलेंस, हम लिख देंगे यहाँ पर टू बैलेंस। टू बैलेंस हम क्या कर देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे 2, क्योंकि हमें कितने एलिमेंट कितने एटम्स होगा नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में सोडियम के 2 एटम्स होना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में जितने हैं उतने पॉसिबल है। तो अभी ये हमने कर दिया इसको बैलेंस, सिर्फ सोडियम को बैलेंस किया है, सिर्फ किसको बैलेंस करें यहाँ पर सोडियम को। जहां पर हमें देखने मिला कि बैलेंस करते वक्त जब एक ही एटम था सोडियम का तो उसको हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि वो कॉमन सेम नंबर ऑफ एटम्स बन जाए। अभी देखो रिएक्टेंट साइड में भी Na के 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स हो गए और सोडियम के साइड ना प्रोडक्ट के साइड में भी 2 एटम्स हो गए। लेकिन यहाँ पर जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, जब आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो बैलेंसिंग करते वक्त ये जो केमिकल फॉर्मूला है सभी एलिमेंट का वो चेंज नहीं होने होना, वो क्या नहीं होने होना चेंज नहीं होने होना। मतलब अगर NaOH है तो वो NaOH ही रहेगा, उसको हम अगर 2 एटम बढ़ गए तो Na2OH नहीं करेंगे, वो स्टैंडर्ड रहता है। समझ में आ रहा है, ये हम ऐसा नहीं लिख सकते Na2OH ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं लिख सकते, उसको हमें क्या करना पड़ेगा फिर उसके सामने कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, उसके सामने कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा जो कि है 2NaOH। सो अभी जो रिजल्टिंग केमिकल इक्वेशन देखो, अभी हमने इसमें सोडियम को चेंज कर दिए, सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर दिए बैलेंस कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा अभी रिजल्टिंग केमिकल इक्वेशन क्या आएगा रिजल्टिंग केमिकल इक्वेशन क्या आएगा आपका 2NaOH, ध्यान दो 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। ये हो गया रिजल्टिंग, पार्शियल है, ये कंप्लीटली बैलेंस हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये 2NaOH का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ध्यान दो ये 2NaOH का मीनिंग क्या है, ये जो 2 है ये जो कोएफिशिएंट है ये Na के साथ में भी जुड़ गया, ये जो 2 कोएफिशिएंट है ये Na सोडियम के साथ में भी जुड़ गया, सोडियम एलिमेंट के एटम के साथ में भी जुड़ गया और साथ ही साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी एटम के साथ में जुड़ गया। मतलब फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो क्या हो गए अनबैलेंस हो गए, वो क्या हो गए अनबैलेंस हो गए। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी कि हम अभी किसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को। अभी हम किसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स को। समझ में आ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं हम इसको कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। आप आई होप कि आपने इतना स्क्रीनशॉट निकाल दिए होंगे, पहले इतने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, 2 सेकंड में मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद में क्योंकि इसको आगे और बढ़ना है हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो इसको अभी चेक करो कि ये बैलेंस है या नहीं। बैलेंस करते वक्त कैसे कंपेयर करते हैं हम, बैलेंस करते वक्त कैसे कंपेयर करते हैं हम, बैलेंस करते वक्त एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, किसमें रिएक्टेंट में, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ये है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। क्या है नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। सो अभी एलिमेंट देखो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सोडियम के अभी कितने हो गए, जब पार्शियली हम इसको बैलेंस करें तो कितने बन गए 2, राइट हैंड साइड में भी प्रोडक्ट में दिखते हैं 2। उसके बाद में ऑक्सीजन के अभी देखो बढ़ गए, पहले 5 थे, अभी कितने हो गए देखो 2O, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2
और यहाँ पर 4, मतलब इन टोटल कितने बन गए ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स एटम्स है वो कितने बन गए 6, और प्रोडक्ट के साइड में अभी भी कितने हैं 5 ही है, कितने हैं 5। हाइड्रोजन के यहाँ पर फिर से बढ़ गए, हाइड्रोजन के पहला एक था तो अभी यहाँ पर हो गए 2 और 2 4। सो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब रिएक्टेंट साइड में कितने रहेंगे 4, और ये जो दूसरा है प्रोडक्ट साइड इसमें कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे 2, कितने हो जाएंगे 2। इसके बाद में इसके बाद में अभी देखो इसमें अभी देखो यहाँ पर देखो एक बार अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे कि जो सल्फर है इसके एलिमेंट है यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी कितने हैं 1, मतलब सल्फर में कोई भी चेंजेस है क्या नहीं है, कोई भी चेंजेस है क्या सल्फर में नहीं है। तो अभी देखो किसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, किसे बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के एटम्स को और हाइड्रोजन के एटम्स को। किसे बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के एटम को और हाइड्रोजन के एटम को। ऑक्सीजन के हमें एक एटम बढ़ाना पड़ेगा एट दी प्रोडक्ट साइड, और हाइड्रोजन के कितने एटम बढ़ाना पड़ेगा 2, कितने एटम्स बढ़ाना पड़ेगा हमें 2। तो ऐसे टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि ये जो H2O है कंपाउंड, इसको किस तरीके से बैलेंस कर सके। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो हम लिखेंगे as we should balance the number of atoms of hydrogen and oxygen, we multiply H2O by कितने से मल्टीप्लाई कर देगा हम H2O को, कितने से मल्टीप्लाई कर देगा हम H2O को 2 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे H2O को 2 से। जब हम H2O को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 इंटू यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 एटम है, सो 2 इंटू 1 2। तो अभी ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 तो दोनों साइड में सेम हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 थे और 2 ऐड कर दिए तो हाइड्रोजन के सेम हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 ऐड होने के बाद में जब वो 5 में से जब और एक ऐड हो जाएगा उसमें ऑक्सीजन का तो वो हो जाएंगे 6। तो हम क्या करेंगे H2O को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। सो therefore the रिजल्टिंग, अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा द रिजल्टिंग केमिकल इक्वेशन बिकम्स, रिजल्टिंग केमिकल, ये हमने H2O के साथ में क्यों मल्टीप्लाई करें ये समझ में आया आपको। देखो क्योंकि हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करना है बैलेंस करना है। जहां पर अगर हम देखते हैं अभी उस रिएक्शन को तो Na2SO4 में सिर्फ ऑक्सीजन ही बैलेंस हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है क्या नहीं, तो उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सल्फर बैलेंस्ड है, सोडियम भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन के अगर 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर है और हमको एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी था और एक मॉलिक्यूल बढ़ाना है तो हमने पहले देखिए कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स भी बढ़ सकते हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल भी बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। तो देखो फिर अभी द रिजल्टिंग केमिकल इक्वेशन बिकम 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O। 2H2O कैसे बना मल्टीप्लाइंग द H2O बाय 2 बाय मल्टीप्लाइंग द H2O बाय 2। अब ये हम इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये बैलेंस फॉर्म में है या नहीं। इतने पार्ट के लिए आपने निकाल लिया स्क्रीनशॉट, इतने पार्ट के लिए निकाल लिया स्क्रीनशॉट, हो सके तो पूरे पार्ट के निकाल लो। मतलब ये
और फिर ये, ठीक है, पहले ये पार्ट है और फिर ये पार्ट है उसका, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं इसको भी मिटा देता हूँ, बस हो ही आ गया हमारा ये वाला। अब देखो इसको कंपेयर करो, फिर से ऐसे फॉर्म में कंपेयर करो, देखो क्या आएगा, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। अब सोडियम का कितना है 2, तो ये उधर साइड भी, दूसरे साइड भी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड में भी कितने एलिमेंट सोडियम के, एटम्स कितने सोडियम के 2। उसके बाद में ऑक्सीजन का देखो कंपेयर करो, यहाँ पर ये 2 और 4, तो 2 + 4 कितना हो गया 6, इधर में भी 4 और अभी ये 2 उसमें ऐड हो गया, तो 4 + 2 भी कितना हो गया ऑक्सीजन का 6, इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी कितने बन गए आपके 6। उसके बाद में लुक एट, कम टू द हाइड्रोजन हैज अ 2 एटम्स एंड हियर आल्सो 2, सो 2 + 2 4, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने आएंगे 4, और प्रोडक्ट साइड में भी देखो 2:2, मतलब कि 2 × 2 होता है यहाँ पर, इसका मीनिंग ऐसे रहा, कोएफिशिएंट और सब्स्क्रिप्ट रहा, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 2/2, मतलब कि 2 × 2 ऐसे होगा उसका मीनिंग, ठीक है। सो वो हो जाएगा 4। आफ्टर दैट सल्फर का तो पहले से ही बैलेंस था 1 1। अभी इसको कंपेयर करो प्रॉपरली, रिएक्टेंट साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट के और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट के, दोनों भी क्या है इक्वल है, दोनों भी क्या है इक्वल। इट मींस कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस हो गई इक्वेशन के राइट हैंड साइड को, मतलब हमारे नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। गॉट इट। सो हमारी फोर्थ स्टेप क्या थी फिर, आपको याद होगा, तो यहाँ तक के हमें बैलेंस हम लिख देंगे फिर यहाँ पर। सो इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। फोर्थ स्टेप क्या थी हमारी, राइट द फाइनल बैलेंस इक्वेशन इन इक्वेशन अगेन। और एक बार लिख देंगे बैलेंस इक्वेशन को फिर से। क्या था हमारा बैलेंस इक्वेशन, क्या था हमारा बैलेंस इक्वेशन, 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2H2O। आफ्टर दैट फिफ्थ स्टेप क्या थी हमारी, फिफ्थ स्टेप में हमको और इंफॉर्मेटिव बनाना है। देखो ये जो फिफ्थ स्टेप है जो कि स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड में लिखना होता है, ये अगर बोले हैं तो लिखो, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट है वो पूरा बता देंगे उसको, ठीक है। देखते हैं, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रहेगा, हाँ, फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या आएगा, 2NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो रहता एक्वस सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में आता, एक्वियस सॉल्यूशन में। उसके बाद में ये आपने पढ़े भी है पिछले क्लासेस में, सोडियम जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसका भी जो फॉर्म है वो रहता, इसका भी जो फॉर्म है वो कौन से फॉर्म में रहेगा, वो भी कौन से फॉर्म में रहेगा आपका एक्वियस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रहेगा वो आपका एक्वियस फॉर्म में। जो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है वो भी जनरली कौन से फॉर्म में मिलता है आपको, एक्वियस, और H2O जो आपका एक्वियस फॉर्म है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर हो सकता है कि वो वहाँ पर स्टीम के भी रूप में अगर वो रिएक्शन अगर रखते हैं, हाई टेम्परेचर पे अगर कैरी आउट हो रही है तो स्टीम के भी फॉर्म में वो ऊपर जा सकती है, तो वहाँ पर गैसियस फॉर्म भी आ सकता है उसका। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो एक्वस फॉर्म है इसका, इस तरीके से आप इसका गैसियस फॉर्म भी रहेगा वाटर का, स्टीम के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये हो गया उसका फिजिकल स्टेट। ये क्या हो गया इसका फिजिकल स्टेट। ध्यान में आ रहा, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप अपन ने पूरा करे। एक चीज और आपको सभी को स्टेप्स लिखना काफी जरूरी है। जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हो तो आपको अगर 1 या 2 मार्क के लिए बैलेंसिंग करने आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी करें उस इक्वेशन को, मतलब कि जो अपन ने इतना लिखे एज वी शुड बैलेंस द नंबर ऑफ द एटम्स, ये नहीं लिखाना है इनिशियल बॉक्स बना के दिखाओ। तो इसको ये लिखो पहले वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में, उसके बाद में जो बैलेंसिंग करके दिखाना है आपको वो पूरा कंटिन्यू स्टेप वाइज करो और बैलेंस करो। लेकिन अगर आपको अगर 3 से 4 मार्क के लिए डिस्क्रिप्टिव वे में आ रहा है तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा चारों की चारों या पांचों की पांचों स्टेप। वो याद हो जाने वाला आपको सभी को, पांचों स्टेप लिखना पड़ेगा। मैंने ये हर एक स्टेप में लिख कर वो समझाते गया जानबूझ के, ताकि आपको समझ में आए। अगर पहली स्टेप लिख के बाद में अगर पढ़ाया होता तो वो शायद से आपको भी कंफ्यूज होता। इसीलिए मैंने क्या किया कि स्टेप वाइज समझाते गया। आपने पहले पूरी स्टेप लिखना है, उसके बाद में आपको वो पूरा बैलेंसिंग शुरू कर देना है आसान। क्यों पूरा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे पहले, उसके बाद में चेक करेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग करना। और कैसे बैलेंसिंग करेंगे, हम वहां से पिक करेंगे ऐसा कंपाउंड, हम वहां से पिक करेंगे ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम हो, उस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो मैक्सिमम हो। उसके बाद में उसको हम सिलेक्ट करके पहले उसको बैलेंस करेंगे। अब वहां पर क्या होता है बैलेंसिंग के वक्त, हो सकता है उन एलिमेंट को, लाइक जैसा हमने यहाँ पर सोडियम को बैलेंस करने गए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका अब जो बैलेंस ये है नंबर ऑफ एटम्स का जो प्रपोर्शन है वो क्या हो गया, बिगड़ गया। तो हम उसको वैसे ही रहने देंगे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में उसको बैलेंस करेंगे, वो भी बैलेंस हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। फिर हम कंपेयर करेंगे डबल से कि सभी इक्वेशन पूरे एलिमेंट उस इक्वेशन के इक्वल अमाउंट में है या नहीं। अगर नहीं है नंबर ऑफ एटम इक्वल में तो और करते जाना पड़ेगा अप टू जब तक कि वो बैलेंस होता नहीं। काफी केयरफुली और आसानी से होता है वो, बस आपको ध्यानपूर्वक उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने वालों के लिए ये सारी चीजें हैं, अभी भी बता रहा। अगर जिनको प्रैक्टिस नहीं करना है, बस एक बार देख के समझ गया कर लेंगे ऐसा होगा तो नहीं। आप अपने रेफरेंस बुक भी यूज कर सकते हो जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छे स्टूडेंट वो सारी चीजें करते ही है। और आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। एक मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम भी देता हूँ जिसके ऊपर से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो आई होप कि आपने वो आपको जो एग्जांपल हमने जो लिए थे वो पूरा समझ में आया होगा। आपको और एक एग्जांपल आपके घर में प्रैक्टिस के लिए करना है। वैसे तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको करते रहना है, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनकी सबकी प्रैक्टिस करो। आपको फॉर्मूले अच्छे से याद रहने होना, स्टेप्स आपको याद रखना है, तभी जाके आप कर पाओगे उसको। और ध्यान रखना है कि हमको बैलेंसिंग करते वक्त नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों और अच्छे से देखना है। प्रेजेंट भी लगा दो आखिरी बार। और ये जो एग्जांपल है कि सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये कैसे देता है और कैसे इसको बैलेंस करेंगे ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये आप पूरा घर से सॉल्व करके लाओगे। और जो एक्स्ट्रा एग्जांपल, जितने ज़्यादा एग्जांपल आप करोगे उतने अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी। जो अच्छा स्टूडेंट है उसको प्रॉपरली जमेगा ही जमेगा वो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, प्रेजेंट ही लगा दो। और आज के लिए इतना। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और उसके पूरे पार्ट। ठीक है।